सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक नया चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो चलिए इसको एक इजीएस्ट वे में समझते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक जानना पड़ेगा जिसका नाम है मिक्सचर। सॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ने से पहले एक टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा जिसका नाम है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को ही एक नाम और दिया जाता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब ये मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं? ये मिक्सचर आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक तो होते हैं आपके होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरे होते हैं आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर। दूसरे होते हैं आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स की बात करते हैं। होमोजेनस मिक्सचर इन होमोजेनस मिक्सचर्स in homogeneous mixtures the composition and properties are uniform throughout the mixture। तो होता क्या है, जो होमोजेनस मिक्सचर आपके होते हैं उनके अंदर जो कंपोजिशन होती है उनकी जो कंपोजिशन होती है और प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर्स को ही बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं इसका, एग्जाम्पल के तौर पे आ सकता है इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन। आप क्या करो, आप नमक को पानी के अंदर डिसोल्व कर दो, और नमक को आप पानी के अंदर डिसोल्व करोगे तो पानी और नमक क्या होगा आपको? पानी और नमक आपको अलग अलग तो नहीं दिखेगा, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे। ना तो आप पानी को अलग कर सकते, ना आप उसके अंदर से नमक को अलग कर सकते, दोनों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर। या फिर इसका एग्जांपल और भी हो सकता है शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करूं तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की मैं बात करूं तो उसका एग्जांपल हो सकता है मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर यानी कि आप बोल सकते हो ऐसे रेतीला पानी। ठीक है ना? अगर आप पानी के अंदर रेत को डालोगे तो पानी और रेत जो होंगे वो कुछ समय बाद अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, पानी और जो रेत होगा वो क्या हो जाएगा, जो मड होगा वो अलग अलग हो जाएगा कुछ समय बाद। तो दोनों की कंपोजिशन क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि मिक्सचर कौन सा हो गया? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हमने ये पढ़ा क्यों होमोजेनस मिक्सचर? हमने होमोजेनस मिक्सचर इसलिए पढ़ा कि जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं ना, सॉल्यूशंस इज अ होमोजेनस मिक्सचर। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे मिक्सचर होते हैं? वो आपके होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके वो कैसे मिक्सचर होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली non reacting substances whose composition can be varied within certain limits। तो जो सॉल्यूशन होते हैं ना आपके सॉल्यूशंस, वो एक तरीके के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि आप जितने भी कंपोनेंट्स को मिलाकर होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हो यानी कि सॉल्यूशन बना रहे हो, वो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है ना? अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो वो मिक्सचर नहीं रहेगा। फिर वो जितने भी कंपोनेंट्स आप आपस में मिला रहे हो, 2 3 4 5, तो वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, तभी वो आपका क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर।
तभी आप उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर के अंदर ना आपको पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन भी आपका दो चीजों से मिलके बना होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोलवेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर केवल दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो। बाई का मतलब ही होता है दो, यानी कि एक तो होगा सोल्यूट और एक होगा सोलवेंट। आपको इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है, और बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो। एक कंपोनेंट तो होगा आपका सोल्यूट और एक कंपोनेंट होगा आपका सोलवेंट। और आपको ध्यान क्या रखना है, जनरली जनरली इन 99% केसेस जो सोल्यूट का अमाउंट होता है, ठीक है, वो कम होता है। जो सोल्यूट होगा आपका वो स्मॉलर अमाउंट में होगा, स्मॉलर अमाउंट में होगा। जो सोलवेंट होगा आपका वो लार्जर अमाउंट में होगा, वो होगा लार्जर अमाउंट में, ठीक है। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, जो सोल्यूट का पार्टिकल साइज होगा ना, सोल्यूट का पार्टिकल साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर मैं सोलवेंट के पार्टिकल साइज की बात करूं, सोलवेंट के पार्टिकल साइज की, तो सोलवेंट का जो पार्टिकल साइज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसकी, कि आपका जो सॉल्यूशन होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट की जो अमाउंट होगी वो बहुत ही कम होगी, सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा होगी। सोल्यूट का पार्टिकल साइज ज्यादा होगा, सोलवेंट का पार्टिकल साइज कम होगा। तो यहीं से हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स की। तो आपको यहाँ पर तीन तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। एक तो है सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। दूसरा आपको पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। तीसरा आपको पढ़ना है गैसियस सॉल्यूशंस, तीसरा आपको जानना है गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके के सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। तो एक एक करके बात करते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फर्स्ट, पहला, सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। अब मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि चाहे सॉलिड सॉल्यूशन हो, चाहे लिक्विड सॉल्यूशन, चाहे गैसियस सॉल्यूशन, दोनों के अंदर एक तो सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सोलवेंट। एक तो होगा सोल्यूट और एक क्या होगा, सोलवेंट। अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करूं, सॉलिड सॉल्यूशंस की, तो सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर जो आपका सोलवेंट होगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, वो आपका सॉलिड रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा सॉलिड होगा। जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो आपका सॉल्वेंट रहेगा वो सॉलिड रहेगा। लेकिन आपका सोल्यूट क्या क्या हो सकता है, आपका सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आपको इसको ऐसे रीड करना है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अगर मैं सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल्स की बात करूं तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है आपके एलॉयज। जो आपके एलॉयज होते हैं वो एक तरीके के सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, उनके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। अगर मैं लिक्विड इन सॉलिड की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने आएगा, आगे भी आएगा, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड का एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूं तो गैस इन लिक्विड का जो एग्जांपल होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम जो होता है आपका एग्जांपल होता है गैस इन लिक्विड का। ये बात हो गई आपकी सॉलिड सॉल्यूशंस की। दूसरी हम लोग बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। सेकंड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, फिर से वही बात, दो कंपोनेंट होंगे, यानी कि एक तो होगा सोल्यूट, एक होगा सोलवेंट, ठीक है। और इनके साथ साथ हम एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सोलवेंट होगा वो लिक्विड रहेगा, ठीक है। जो आपका सोलवेंट होगा वो क्या रहेगा, वो लिक्विड रहेगा। लेकिन अगर मैं सोल्यूट की बात करूं, अगर मैं आपसे सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है,
रीड कैसे करेंगे आप इसको, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल की बात करूं तो सिंपल सा एग्जांपल होता है सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर। ये किसका एग्जांपल होता है, ये एग्जांपल होता है सॉलिड इन लिक्विड का। अगर मैं लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल की बात करूं तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होता है मिथेनॉल इन वाटर, या आप बोल सकते हो अल्कोहल इन वाटर। अगर मैं गैस इन लिक्विड के एग्जांपल की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन गैस किस में डिसॉल्व होती है, पानी के अंदर, तो वो किसका एग्जांपल होती है, लिक्विड सॉल्यूशंस का। लिक्विड सॉल्यूशन में भी किसका, गैस इन लिक्विड का। नेक्स्ट तीसरा आपका थे, थर्ड आपका था गैसियस सॉल्यूशंस। थर्ड आपका है गैसियस सॉल्यूशंस। अगर मैं गैसियस सॉल्यूशंस की बात करूं तो गैसियस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी दो कंपोनेंट होंगे। इसके अंदर भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट, एक तो होगा आपका सोल्यूट, एक होगा आपका सोलवेंट, और साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे इनके एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके एग्जांपल्स के बारे में, आपसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आपके तीन तरह के आते हैं सॉल्यूशंस, उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड के अंदर, ऐसे आपके सॉलिड के अंदर। तो जो आपका गैसियस सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो आपका सोलवेंट होगा वो क्या रहेगा, गैस। ठीक है, जो आपका सोलवेंट होगा वो क्या रहेगा, गैस। जो आपका सोल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं सॉलिड इन गैस के एग्जांपल की, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या होगा, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन वेपर्स इन एयर, ये किसका एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा सॉलिड इन गैस का। लिक्विड इन गैस के एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल होगा ह्यूमिडिटी इन एयर। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, और अगर मैं गैस इन गैस के एग्जांपल की बात करूं तो एयर आपका इसका एग्जांपल होता है। क्यों, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो एयर भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, किसका, बहुत सारी गैसेस का। किसका एग्जांपल हो गया, गैसियस सॉल्यूशंस का। किसका एग्जांपल हो गया, गैसियस सॉल्यूशंस का। अब ये तो हमने बात कर ली कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट के अंदर मैंने सोल्यूट को डाल दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने एक सोल्यूशन बना दिया। अब उस सोल्यूशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बताने के लिए कुछ टर्म्स लाई गई। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए कुछ टर्म्स लाई गई जिनका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जिनका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या डिफाइन करती हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स defines about the which component present in smaller amount, which component is present in smaller amount, and which one is in larger amount। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट कम अमाउंट में है यानी कि स्मॉलर अमाउंट में, और कौन सा कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में यानी कि ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है ना, ये भी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की। कौन कौन सी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक तो होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होती है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट से मेरा मतलब क्या है, यानी कि जितनी भी मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट में लिखूंगा, टेम्परेचर चेंज करने पर उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करोगे वैसे वैसे वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, आपको चार ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है ना,
कौन सी इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये आपको बोलेगा कि टेम्परेचर चेंज करने पर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंज होगी। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, या कौन सी चेंज नहीं होगी, कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो कौन सी चेंज होंगी और कौन सी नहीं होंगी उसके बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती हैं, जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होंगी, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जितनी भी होंगी आपकी, वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। जितनी भी मास रिलेटेड टर्म्स होंगी, मास रिलेटेड टर्म्स होंगी, वो सारी की सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। वॉल्यूम रिलेटेड से मतलब क्या है मेरा, जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाएगा, जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाएगा, वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। जिसके भी फॉर्मूले में मास आ जाएगा, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, मास रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी हैं, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो पहली आपकी इसके अंदर आती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरी आपकी इसके अंदर आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरी आपकी इसके अंदर आती है मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्थ आती है आपकी इसके अंदर, फोर्थ आती है नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज आएगा, तो हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। नॉर्मैलिटी को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे इसके बारे में भी। फिफ्थ आता है आपके इसके अंदर, फिफ्थ आता है आपका इसके अंदर पीपीएम। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन भी आपको इसमें कौन कौन सा लेना है, या तो वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इसके अंदर दूसरा आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कौन सी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करूं, तो इसके अंदर आता है आपका वेट बाय वेट परसेंट। और वेट बाय वेट परसेंट का ही एक नाम और होता है मास परसेंट। दूसरा दूसरा आता है आपके इसके अंदर मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तीसरा आपका इसके अंदर कौन आता है, थर्ड आता है इसके अंदर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। फोर्थ आता है आपका इसके अंदर, फोर्थ आता है पीपीएम, पीपीएम वेट बाय वेट। फोर्थ आता है पीपीएम वेट बाय वेट। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई। अब आपको एक एक करके इनके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ना है, किसका क्या फॉर्मूला होता है और किसका यूज क्या क्या होता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ध्यान आपका यही होना चाहिए मेरे तरफ ही, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहला मैं आपको बता रहा हूँ वेट बाय वेट परसेंट, जिसका दूसरा नाम होता है मास परसेंट। मास परसेंट भी इसी को बोला जाता है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। और परसेंटेज की बात हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा आपका मास परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, क्या कैसे, मतलब इसका यूज कहाँ पे आएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा 10% बाय मास, 10% बाय मास। अब इस 10% बाय मास कुछ भी मिल सकता है, 10%, 20%, 15%, 12%, कुछ भी। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब होगा, अगर आपको कहीं पर लिखा मिलता है 10% बाय मास, तो 10% बाय मास का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये मतलब होता है इस लाइन का। मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं पर 10% बाय मास लिखा मिला या 10% वेट बाय वेट लिखा मिला, तो उसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ मास ऑफ सोल्यूट मुझे दे दिया, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन मुझे इस लाइन से पता लग गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। और अगर मुझे यहाँ से मास ऑफ सोलवेंट निकालना हो,
तो आपको पता ही है सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि 100 है, उसमें से एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट 10 हो गया, तो बचा हुआ जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर 12 बोल दे, 100 बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, 50 बोल दे, 60 बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो उसका मतलब यही होगा। ये बात हो गई आपकी किसकी, मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। दूसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है, दूसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है, तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, एक ही बात है। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला आपका क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूले की बात करूं तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला आपका किसका आता है, फोर्थ आता है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं एक सिंपल लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही मेरा क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किस में रखनी है, लीटर में। ठीक है, और अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाए, एमएल में, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो यूज होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की, ऊपर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज बार बार आ रही है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आया मोल्स। अब ये मोल्स क्या होता है, मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास या फिर गिवन वेट, गिवन मास या फिर गिवन वेट, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है मोलर मास, अपॉन में आता है मोलर मास। गिवन मास गिवन वेट आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, मोलर मास आप निकाल सकते हो। जैसे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास CO2 है, तो CO2 का आपको मोलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कितने कार्बन है 1, CO2 के अंदर कितने कार्बन है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो जाएगा 12, 12 1 जा 12 प्लस 16 2 जा 32, टोटल कितना आ जाएगा 44, और यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा CO2 का मोलर मास। तो ऐसे निकालते हैं आप, मोलर मास हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे थे, मोलैरिटी की यूनिट भी होती है, मोलैरिटी की यूनिट भी होती है। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो कैपिटल एम भी होती है, ठीक है, या फिर होती है मोल पर लीटर। ये दोनों की दोनों किसकी यूनिट है, मोलैरिटी की। किसकी यूनिट है, मोलैरिटी की। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, कभी कभी क्वेश्चन में नोट पॉइंट बना के आप लिख लेना इसको। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बोल देगा कि आपका एक सॉल्यूशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 15 मोलर,
ऐसे बोल देगा 15 कैपिटल M, और आपको और कुछ नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब होता है 15 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 15 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन is present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब होता है इसका। यानी कि मुझे यहाँ से क्या क्या इसने गिवन दे दिया, इसने बोल दिया कि आपके पास है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा आपके पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 15। इसने आपको बता दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 लीटर, या फिर आप बोल सकते हो इसको 1000 ml। तो ये इस लाइन का मतलब होता है। ठीक है, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला आपका कौन सा है, 6th। अगला फॉर्मूला है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन की बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वही मेरा क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। क्या हो जाएगा मेरा, मोलैलिटी। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू, तो ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इसमें आ जाएगा अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट। क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट इन kg, मास ऑफ सोलवेंट इन kg। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, और अगर ग्राम में आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई आप किसकी कर देंगे, 1000 की, किसकी कर देंगे, 1000 की। ठीक है, यहीं से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है या तो स्मॉल m या फिर होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये किसकी यूनिट होगी, मोलैलिटी की। साथ ही साथ यहाँ से आपको फिर से एक बात समझनी है, क्या समझनी है आपको, नोट पॉइंट। आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा लिखा हुआ, जैसे आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर ऐसा दिया 12 और साथ में लिखा मिलेगा स्मॉल m। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 12 moles of solute is 12 moles of solute is present in 12 moles of solute is present in 1 kg of solvent। ये होगा इस लाइन का मतलब। यानी कि मुझे यहाँ से क्या दे दिया इसने क्या गिवन दे दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या दे दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया 12। साथ ही साथ मुझे इसने क्या गिवन दे दिया, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना दे दिया इसने मुझे 1 kg, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ 1000 ग्राम। अगला फॉर्मूला आता है आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला सेवेंथ फॉर्मूला हम लेंगे यहाँ पर ppm। सबसे पहली बात तो ppm की फुल फॉर्म क्या होती है, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये होती है आपकी ppm की फुल फॉर्म। तो ppm के 3 फॉर्मूले हैं टोटल, एक एक करके लिखते हैं। पहला है ppm वेट बाय वेट। ppm वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो आएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। और पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6। क्या मतलब हो जाएगा इसका, मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिलियन के अंदर कितना होता है 10 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, ये हो गया आपका ppm वेट बाय वेट का फॉर्मूला। अगला चलते हैं, अगला आएगा आपका ppm वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। ppm वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ध्यान इधर ही होना चाहिए,
लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, पहले आपको इस लेक्चर के अंदर मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, तो आप एक बार इधर ध्यान देंगे सभी। पीपीएम, अगला फॉर्मूला पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में कितना आ जाएगा, सॉरी अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मिलियन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। साथ ही साथ आपको एक या दो क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है 15 ppm बाय मास, 15 ppm बाय मास। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब फिर से इसके अंदर एक नोट पॉइंट, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि 15 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन बाय मास बोला हुआ है ना, तो बाय मास का मतलब वेट बाय वेट, इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या गिवन दे दिया इसने, इसने दे दिया मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोल्स नहीं आएगी, मास होगा यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे थोड़ी सी, यहाँ पर क्या आएगा मास, 15 ग्राम हो गई, 15 ग्राम, 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6, ठीक है 10 रेज पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि मुझे यहाँ से गिवन इसने क्या दिया, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना दे दिया 15 ग्राम, इसने मुझे क्या गिवन दिया, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे दिया 10 की पावर 6 ग्राम। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं मास ऑफ सोलवेंट, क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोलवेंट हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 माइनस 15, तो जो भी आपका आंसर आएगा। वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए 10 की पावर 6 ग्राम ही मान लेते हैं। ठीक है ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम 10 की पावर माइनस वो 10 की पावर 6 ही मान लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 लाख में से 15 ग्राम आपने घटा दिया तो कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ना ही नहीं है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 मान के हम यहाँ पर इसको कर देते हैं। अगला फॉर्मूला क्या आता है आपका, 7th फॉर्मूला आता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आप सोल्यूट के लिए और सोलवेंट के लिए दोनों के लिए लिख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सोलवेंट को तो ए बोल दूंगा ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े सोलवेंट सोलवेंट, और सोल्यूट को मैं बोल दूंगा बी, सोल्यूट को मैं बोल दूंगा बी। तो अगर मुझे सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन लिखने हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मुझे सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन लिखने हो यानी कि काई बी, तो काई बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, एक ये तो हो गया आपका किसके लिए, ये तो हो गया आपका सोलवेंट के लिए, और ये हो गया आपके मोल फ्रैक्शन किसके लिए, सोल्यूट के लिए। और यहाँ से आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं 1 के। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी काई ए दे दिया, ठीक है, और आपको काई बी निकालना हुआ, ठीक है ना, काई ए तो आपको दे दिया कुछ भी एक्स वैल्यू आपको दे दी, सपोज करो आपको कुछ भी एक्स वैल्यू दे दी और आपको बोला कि काई बी फाइंड करो, तो काई बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस काई ए के, यानी कि 1 माइनस एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू होगी आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, काई बी की वैल्यू। और ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करते समय, कि जो आपके मोल फ्रैक्शन होंगे ना सोल्यूट और सोलवेंट के, उन दोनों का सम 1 के बराबर का मतलब होना क्या है, कि यानी कि आपके जो सोलवेंट के या फिर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक है, वो हमेशा क्या होगी 1 से छोटी, यानी कि 0 पॉइंट में कुछ ना कुछ होगी, 0.5 या 0.05 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन होगी किससे छोटी, 1 से छोटी। ऐसे ही अगर आपको काई ए निकालना हो तो काई ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1 माइनस काई बी, तो 1 माइनस काई बी कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई होगी। ये बात हो गई आपकी किसकी, मोल फ्रैक्शन की। अगला फॉर्मूला आपका क्या है, अगला फॉर्मूला है आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी।
नॉर्मैलिटी को आप ध्यान से समझिएगा, नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalents of solute is present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, वही मेरा बोला जाएगा नॉर्मैलिटी। ठीक है ना, उसी को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मैलिटी। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मैलिटी का, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। किसमें आएगा, लीटर में। अगर लीटर की जगह आप ml लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर 1000 की। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास या गिवन वेट, कुछ भी बोल लो एक ही बात है, अपॉन में आता है इसके इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट, तो ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसका भी फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मोलर मास, जो कि हमने ऊपर निकालना सीखा था पहले से ही, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा n फैक्टर, अपॉन में आ जाएगा n फैक्टर। ठीक है, मोलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा, n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या है, पहले मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मैलिटी के जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए ना, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इसको एक जगह इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो एक जगह इकट्ठा करके नॉर्मैलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ले रहा हूँ, ml में लूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 की हो जाएगी, और साथ ही साथ ऊपर मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, n फैक्टर की, किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, n फैक्टर की। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, नॉर्मैलिटी का। n फैक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज आप यहाँ से और समझ लीजिए, क्या, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो नॉर्मैलिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ रहा है, और शायद ये आपने ऊपर भी किसी फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था, मोलैरिटी के अंदर। तो यानी कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का भी एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। अब इस n फैक्टर की बात करते हैं, n फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज n फैक्टर, n फैक्टर क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एसिड्स की बात करूं, एसिड्स की, तो जो जिस भी एसिड की आप बात कर रहे हैं ना, उस एसिड के अंदर से आपको सोल्यूशन के अंदर जाने पर कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, वही उसका n फैक्टर होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरे पास HCl है, तो HCl डिसोशिएट होने पर क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कितने H पॉजिटिव दिए इसने, 1, यानी कि इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे अगर मेरे पास H2SO4 है, H2SO4, तो H2SO4 डिसोशिएट होने पर कितने H पॉजिटिव आयन देगा, 2। तो इसका जो n फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2। ऐसे मेरे पास HNO3 है, सपोज करो मेरे पास HNO3 है, HNO3 क्या होगा, HNO3 जब डिसोशिएट होगा तो डिसोशिएट होने पर आपको क्या देगा, एक H पॉजिटिव देगा और एक आपको NO3 1 नेगेटिव देगा, इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे अगर मैं बेस की बात करूं, बेस की बात करता हूं, बेस के अंदर क्या होगा,
मेरे पास NaOH है, NaOH। NaOH क्या होगा, जब NaOH डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने पर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। तो बेस के अंदर आप OH नेगेटिव से देखते हैं, कितने OH नेगेटिव आपको मिल रहे हैं उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्टर, यानी कि NaOH का इन्फेक्टर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, KOH हो सकता है। तो KOH भी क्या होगा, KOH डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव में, यानी कि इसका इन्फेक्टर क्या हो जाएगा, इसका इन्फेक्टर भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो ये डिसोसिएट होकर आपको क्या क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव और साथ में देगा 2OH नेगेटिव, यानी कि इसका इन्फेक्टर क्या हो जाएगा, 2। ये तो बात हो गई एसिड और बेस की। अगर एसिड और बेस ना आकर साल्ट आ जाए तो क्या करेंगे, सोल्ट। सोल्ट के केस में क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक सोल्ट है NaCl, तो सोल्ट क्या होता है, सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है तो आप किसी भी आयन को पकड़ लो, या तो कैटायन को या फिर एनायन को, और कैटायन या एनायन पर टोटल कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, इन्फेक्टर, यानी कि इसका इन्फेक्टर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास है AlCl3, तो ये डिसोसिएट होने पर आपको क्या देगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, तो यहाँ से इसका इन्फेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका इन्फेक्टर हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आई होगी आपको इतनी बात। ये बात हो गई आपकी किसकी, ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी। क्या हो गया ये, नॉर्मेलिटी। साथ ही साथ एक लास्ट फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है जो आपके क्वेश्चंस में यूज आ सकता है, आपको ध्यान रखना है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, मोलैरिटी इक्वेशन, हम क्या करते हैं, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन की मुझे वॉल्यूम दी होगी और उस सॉल्यूशन की मुझे मोलैरिटी दी होगी, और फिर क्या करते हैं, हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर हम पानी डाल देते हैं। जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पानी डालने पर उसकी जो मोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो आपको बताया होगा कि इसकी मोलैरिटी इतने से इतनी हो गई, तो बताओ इसकी वॉल्यूम, जो आप इसकी नई वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, या फिर क्या होगा, आपको वॉल्यूम बता देगा कि इतनी वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम कर दिया, तो बताओ इसकी नई मोलैरिटी क्या होगी। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1V1 क्या हो जाएगा, M1V1 तो हो जाएगा बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले की जो मोलैरिटी और वॉल्यूम होगी वो। ठीक है, और M2V2 क्या हो जाएगा, M2V2 हो जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद की जो मोलैरिटी और वॉल्यूम होगी वो हो जाएगी आपकी M2V2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।